हेलो एवरीवन। आज हम हमारे लेक्चर 12 का थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है स्टेट्स ऑफ थ्रेड। इससे पहले कल के लेक्चर में हमने देखा था मल्टी थ्रेडिंग का इंट्रोडक्शन, उसमें हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या देखा था कि रिक्वायरमेंट्स क्या थी मल्टी थ्रेडिंग की, और थ्रेड्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसमें हमने दो मैकेनिज्म समझे थे। दो मैकेनिज्म्स कौन से थे? एक तो था कि या तो आप थ्रेड को ये जो क्लास है उसको एक्सटेंड कर लें, जो थ्रेड क्लास है तो उसको एक्सटेंड कर लें, ठीक है। या फिर जो हमारा रनेबल इंटरफेस होता है, ठीक है, इसको हम क्या कर लें, इम्प्लीमेंट कर लें। तो ये दोनों हमने कल देखे थे, इनके हमने एग्जाम्पल जो है प्रोग्रामिंग भी जो करके डिटेल में समझी थी। आज हम पढ़ेंगे कि स्टेट्स ऑफ थ्रेड क्या होती है और थ्रेड प्रायोरिटी का क्या मतलब है। तो कल हमने समझ लिया था कि थ्रेड क्या है। तो थ्रेड का मतलब क्या देखा था हमने, थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस। और मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग जो है वो काफ़ी यूज़ होती है मल्टीटास्किंग को अचीव करने के लिए, ठीक है। जो भी पार्ट होगा प्रोग्राम का वो थ्रेड कहलाएगा, ठीक है। और दो तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है, या तो आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लें, और अगर ऑलरेडी क्लास ने किसी क्लास को एक्सटेंड कर रखी है तो उस केस में आप क्या कर लें, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लें। तो दोनों ही तरीकों से क्या हो सकता है, आपका थ्रेड जो है क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जब थ्रेड्स एग्जीक्यूशंस में होते हैं या वर्क कर रहे होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक वेट मेथड, नोटिफाई ऑल मेथड। इन मेथड्स की हेल्प से जो थ्रेड है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग की नीड हमने देखी थी कि अगर आपके पास मल्टी कोर प्रोसेसर है, ठीक है, और आप सिर्फ उस प्रोसेसर पे एक ही काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, बाकी जो कोर्स होते हैं वो उसके आइडियल बैठे रहते हैं, तो उससे जो आपका यूटिलाइजेशन होता है सीपीयू का वो अचीव नहीं हो पाता, मैक्सिमम अचीव नहीं हो पाता, एक वो मिनिमम यूटिलाइजेशन ही रह जाता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके पास कोर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आप काम उससे सिर्फ एक ही करा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बाकी जो कोर्स होते हैं वो आइडियली सेट होते हैं। तो ये हमने चीजें देखी थी। तो मल्टी थ्रेडिंग से हम क्या कर पा रहे थे, एफिशिएंसी को इनहेंस कर पा रहे थे, मेमोरी शेयर करवा पा रहे थे, रन टाइम जो था वो रिड्यूस हो रहा था, और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ चलती हैं, बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ चलते हैं, वहाँ पे इनको हम बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। कल हमने देखा था कैसे थ्रेड क्रिएट होता है, रन मेथड क्या होता है, स्टार्ट मेथड क्या होता है। स्टार्ट मेथड क्या करता है, इन्वोक करता है आपके रन मेथड को, ये कल हमने पढ़ा था। और रनेबल इंटरफेस से भी हमने देखा था कैसे थ्रेड क्रिएट किया जाता है। अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्टेट्स ऑफ अ थ्रेड। तो देखिए, स्टेट्स ऑफ अ थ्रेड का मतलब क्या है, ये कुछ स्टेट्स हैं, न्यू स्टेट, रनेबल, रनिंग, ब्लॉक्ड, वेट, स्लीपिंग और डेड स्टेट। ये कुछ स्टेट्स हैं थ्रेड की, जिससे वो पता चलता है कि आपका जो थ्रेड है वो अभी कौन सी स्टेट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेट आती है वो आपकी आती है न्यू। न्यू स्टेट का मतलब क्या है, थ्रेड हैज नॉट येट स्टार्टेड इन दी स्टेट। मतलब कि क्या है, यहाँ पे न्यू को आप कैसे समझ सकते हैं कि आपने थ्रेड को क्रिएट तो कर दिया है लेकिन थ्रेड अभी क्या हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ थ्रेड क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। इसको कैसे देख सकते हैं हम प्रोग्राम में, कल हमने जैसे यहाँ पे थ्रेड्स बनाए थे, ये जो थ्रेड बनाए थे तो यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करा है, थ्रेड को क्रिएट किया है, यानी कि थ्रेड कौन से स्टेट में आ गए, न्यू स्टेट में आ गए, ठीक है। अभी थ्रेड स्टार्ट नहीं हुए। इसके बाद जब थ्रेड को आप एग्जीक्यूट करवाते हो, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन में, यानी कि वो किस में आ जाता है, रनेबल में। यानी कि जब आप थ्रेड को स्टार्ट करते हो तो वो कौन सा स्टेट हो जाता है, रनेबल। अ थ्रेड एग्जीक्यूटिंग इन द जावा वर्चुअल मशीन इज इन दिस स्टेट। इस स्टेट पे क्या होता है, जो थ्रेड है वो आपका किस पे एग्जीक्यूट होता है, जावा वर्चुअल मशीन पे। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आपने थ्रेड क्रिएट किया, फिर T1 डॉट स्टार्ट किया, तो T1 ने क्या बोला कि मैं स्टार्ट हो चुका हूँ, यानी कि थ्रेड जो T1 है वो अपनी रनेबल स्टेट में आ चुका है। अब जैसे ही उसको सीपीयू से टाइम मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगर उसके रिसोर्सेज फ्री होंगे तो वो क्या कर देगा, T1 को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये कौन सी स्टेट में आ गया है, यहाँ पे रनेबल स्टेट में आ गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रनेबल के बाद जब वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो कौन सी स्टेट होती है, आपकी रनिंग स्टेट होती है। रनिंग स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो थ्रेड है वो अब एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि जैसे अगर हम T1 की बात करें, T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ये प्रिंट हो रहा है। कल वाले प्रोग्राम का ही एग्जांपल मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि हमें समझने में इजी रहे, ठीक है। तो जैसे T1 रन करेगा, रन का मतलब क्या हो गया कि इसका आउटपुट जो है कंसोल पे आने लग जाएगा, लाइक 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। ये क्या होता है आपका रनिंग स्टेट। अब देखिए, रनिंग स्टेट में एक चीज और होती है कि सपोज कोई थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन उसने देखा कि
जो उसने कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है वो तो सपोज कर लिए हैं, अब कोई टास्क है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वो थोड़ा टाइम वेट कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है, यील्ड मेथड कॉल करके बता सकता है प्रोसेसर को कि अभी वो थोड़ा टाइम वेट कर सकता है, अगर वो किसी और थ्रेड को चांस देना चाहे तो वो यहाँ पे चांस दे सकते हैं। तो ये नोटिफाई कैसे किया जाता है, यील्ड मेथड से। ठीक है, ये मेथड किस में हेल्प करेगा, ये बताता है कि थ्रेड जो है उसका अभी कोई इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है जो एट अ टाइम एग्जीक्यूट होना इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या कर सकता है, वो गिव अप करके खुद दे सकता है कि प्रोसेसर जो है दूसरे थ्रेड्स को यहाँ पे चांस दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यील्ड मेथड। ठीक है, इसके बाद आपका एक जो स्टेट आती है वो आती है ब्लॉक्ड, वेटिंग एंड स्लीपिंग। इन स्टेट्स का क्या मतलब है, सपोज किसी थ्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए, यानी कि आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो कि डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी कैसे, कि सपोज मेरे को 2 थ्रेड्स एग्जीक्यूट करवाने हैं, बट जो ये T1 थ्रेड है वो क्या कर रहा है, वो T2 पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि T2 का कुछ पोर्शन जब एग्जीक्यूट होगा, T2 थ्रेड जब एग्जीक्यूट होगा तो ही आप क्या करा सकते हो, T1 को एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 को पहले एग्जीक्यूट कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि T1 किस पे डिपेंड कर रहा है, T2 पे, यानी कि T2 जब अपना टास्क कंप्लीट करेगा तो हम T1 को स्टार्ट कर पाएंगे। तो उस केस में जो है आप थ्रेड को किस में भेज देते हैं, वेटिंग स्टेट में। ठीक है, वेटिंग का मतलब क्या है, वेटिंग फॉर दी अदर रिसोर्सेज, या फिर क्या कह सकते हैं, स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब क्या है कि सपोज T1 कहता है कि भाई इसको क्या है 10 सेकंड बाद जो है ये अपना काम स्टार्ट करेगा, तो ये कौन सी स्टेट में जा सकता है, ये स्लीपिंग स्टेट में जा सकता है, यानी कि ये बोलेगा कि 10 सेकंड तक मेरे को कोई काम नहीं करना है, मैं स्लीप स्टेट में हूँ, उसके बाद मैं अपना एग्जीक्यूशन चालू करूंगा, तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा, स्लीपिंग स्टेट। और ब्लॉक स्टेट का मतलब क्या है कि सपोज कोई रिसोर्सेज चाहिए लेकिन वो रिसोर्सेज ऑलरेडी कहीं और रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आप क्या भेज सकते हो, इसको ब्लॉक स्टेट में भेज दोगे, जैसे ही वो रिसोर्सेज फ्री होंगे तब क्या होगा, T1 को आप एग्जीक्यूट करोगे। अब यहाँ पे एक चीज समझने की क्या जरूरत है, यहाँ पे जब भी कोई थ्रेड जो है ब्लॉक, वेटिंग या स्लीपिंग स्टेट से वापस से एग्जीक्यूशन वाली स्टेट में जाना चाहता है, तो वो डायरेक्ट रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा, वो वापस किस में जाएगा, वो नोटिफाई करेगा किसको, रनेबल को, यानी कि वो वापस से रनेबल स्टेट में जाएगा और वहां पे देखेगा कि वहां पे फिर प्रोसेसर चेक करेगा कि अगर कोई भी रिसोर्सेज फ्री है जहाँ पे थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, तब वो क्या करेगा, उन थ्रेड्स को रनिंग स्टेट में भेजेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं, ध्यान रखना। यील्ड का तो क्या मतलब है कि ये एग्जीक्यूट हो सकता था, यहाँ पे जो कोई थ्रेड था वो एग्जीक्यूट हो सकता था, बट उसने दूसरे थ्रेड्स को चांस दिया। ठीक है, अब इसमें भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर इसने यील्ड मेथड कॉल किया लेकिन प्रोसेसर के पास उस टाइम कोई भी और थ्रेड्स एग्जीक्यूशन में नहीं थे, तो उसने क्या करा, वापस से इसी को ही रनिंग स्टेट में भेज दिया। ठीक है, लेकिन ब्लॉक्ड, वेट या स्लीपिंग स्टेट का मतलब क्या है कि जो थ्रेड है वो किसी अदर रिसोर्सेज की या अदर थ्रेड्स की वेट कर रहा है, इसलिए वो डेलिबरेटली किस में चला जाएगा, इस स्टेट में चला जाएगा, और फिर जब भी उसको एग्जीक्यूट होना होगा तो वापस से क्या जाएगा, रनेबल स्टेट में जाके देन इट विल गो फॉर अ रनिंग स्टेट। ठीक है, तो ये न्यू, रनेबल, रनिंग और ये वाला स्टेट हमने पढ़ लिया। लास्ट स्टेट क्या होता है, डेड स्टेट। डेड स्टेट भी बोल सकते हैं इसको, टर्मिनेट स्टेट भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज थ्रेड ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसका टास्क जो है या उसका एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो कौन सी स्टेट में चला जाता है, टर्मिनेशन स्टेट में। ठीक है, थ्रेड दैट हैज एग्जिटेड इन दिस स्टेज, यानी कि ये वाला स्टेज कौन सा हो जाएगा, ये वाला स्टेज हो जाएगा अब इसका थ्रेड का टर्मिनेशन स्टेट। यहाँ पे थ्रेड जो होता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटेड हो जाता है, यानी कि उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, अब उसके पास और कोई एडिशनल टास्क है नहीं, तो उस केस में थ्रेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि न्यू स्टेट है उसका मतलब क्या है, रनेबल स्टेट का मतलब क्या है, रनिंग स्टेट का मतलब क्या है, इस स्टेट्स का क्या मतलब है। अगर इस स्टेट से वापस से थ्रेड जो है वो इन्वोक होता है तो वो रनिंग स्टेट में जाता है या रनेबल स्टेट में, तो यहाँ से सबसे पहले वापस से किस में जाएगा, वो रनेबल स्टेट में जाएगा। ठीक है, कि अगर उसका स्लीप टाइम खत्म हो गया है या उसको रिज्यूम होना है, ठीक है, वेटिंग से, या फिर उसको नोटिफाई करना है, तो उससे वो रनेबल स्टेट में जाएगा और यहाँ से फिर उसकी वापस से शेड्यूलिंग होती है और फिर वो किस में जाता है, रनिंग स्टेट में। ठीक है, और अगर यहाँ पे थ्रेड जो है उसका टास्क कंप्लीट हो गया है तो वो कौन से स्टेट में चला जाता है, आपकी टर्मिनेटेड स्टेज में। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टेट्स ऑफ अ थ्रेड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है वो है थ्रेड प्रायोरिटी। देखो थ्रेड प्रायोरिटी का क्या मतलब है, आपके पास सिस्टम के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, T1, T2, T3,
T4 सपोज, ठीक है। ये जो 4 थ्रेड्स हैं ये एग्जीक्यूट होने हैं, लेकिन ये तो हमेशा नहीं हो सकता कि सारे जो थ्रेड्स हैं उनकी सबकी क्या है प्रायोरिटी सेम हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि कोई थ्रेड है जिसके पास इंपॉर्टेंट टास्क है तो उसको पहले एग्जीक्यूट होना है, या कोई थ्रेड है जो कि बहुत लीस्ट टास्क पर है, या कि उसका जो टास्क है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। तो थ्रेड प्रायोरिटी आपको क्या इंडिकेट करती है कि कौन से टास्क की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अगर आप किसी थ्रेड की प्रायोरिटी हाई सेट करेंगे तो उससे इंडिकेट क्या होता है कि यू वांट दैट टास्क पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं T4 की जो प्रायोरिटी है सबसे हाई कर देती हूँ तो उससे मैं यहाँ पे क्या इंडिकेट करना चाह रही हूँ कि T4 में जो टास्क है वो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है, और वो टास्क मेरे सबसे पहले एग्जीक्यूट होने चाहिए, ठीक है ना। तो थ्रेड प्रायोरिटी आपको बेसिकली किस में हेल्प करता है, जो थ्रेड्स हैं उनकी प्रायोरिटीज को इंडिकेट करने में, उनकी प्रायोरिटीज को गाइड करने के लिए जेवीएम को कि कौन सा थ्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थ्रेड लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, इन जावा ईच थ्रेड इनहेरिट्स इट्स प्रायोरिटी बाय इट्स पेरेंट थ्रेड। तो ये हम देखेंगे कैसे प्रायोरिटी को इनहेरिट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो सब थ्रेड्स जो हैं वो अपनी प्रायोरिटी लेके बैठे होते हैं, ठीक है ना। ये प्रायोरिटी आपकी थ्रेड शेड्यूलर में जाती है जहाँ पे एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगी होती है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करती है, प्रायोरिटी के बेसिस पे देखती है कि कौन से थ्रेड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कौन से थ्रेड की इंपॉर्टेंस कम है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या करती है, रिसोर्सेस अलोकेट करती है और एग्जीक्यूट करती है। यहाँ पे एक चीज क्या है, अगर आपने एक्सटर्नली, ठीक है ना, कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं करी है थ्रेड की, अभी तक देखिए कल हमने जो प्रोग्राम्स करे थे उसमें हमने कहीं पे भी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट नहीं की थी। तो अगर कोई भी एक्सटर्नली थ्रेड की प्रायोरिटी सेट नहीं की जाती तो उस केस में थ्रेड की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 5 बेसिकली कौन सी प्रायोरिटी हो जाती है, एक नॉर्मल प्रायोरिटी, ठीक है ना, नॉर्मल प्रायोरिटी हो जाती है। नॉर्मल प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहे हैं तो सारे थ्रेड्स जो होंगे बेसिकली इक्वली ट्रीट होंगे, ठीक है ना। T1 T2 T3 T4 सबकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी कि सारे जो थ्रेड्स हैं वो आपके इक्वली ट्रीट होंगे। तो जैसे भी जो भी CPU है उसको जैसे जैसे लोकेशन मिलता रहेगा, जैसे जैसे स्पेस मिलता रहेगा, वो उस अकॉर्डिंगली थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि बाय डिफॉल्ट थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी होती है, तो बाय डिफॉल्ट जो है थ्रेड की प्रायोरिटी होती है आपकी 5, यानी कि नॉर्म प्रायोरिटी होती है, ओके। अब क्या है, हम प्रायोरिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन मेथड ऑफ थ्रेड क्लास ऑफ जावा। जावा का बिल्ट इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड की जो प्रायोरिटी है उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। जो थ्रेड प्रायोरिटी के नंबर्स होते हैं वो देखिए इनफाइनाइट, या ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर्स हैं। प्रायोरिटी जो है थ्रेड की वो कैसे सेट हो सकती है, फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 से 10 के बीच में आप जो है प्रायोरिटी सेट कर सकते हो थ्रेड की, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो 10 होती है वो आपकी होती है हाईएस्ट प्रायोरिटी, और जो 1 होती है वो आपकी होती है लोएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। देखिए वैसे जनरली हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, 1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी और फिर उसके बाद नीचे लीस्ट प्रायोरिटी सेट करते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे प्रायोरिटीज के जो नंबर है वो कौन से नंबर से कौन से नंबर तक के बीच में आप सेट कर सकते हो, 1 से 10, जिसमें 10 जो है वो इंडिकेट करता है 10 हाईएस्ट नंबर है, ये आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी को सेट इंडिकेट करेगा, और जबकि जो 1 है वो किसको इंडिकेट करेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी को। तो इन प्रायोरिटीज को सेट करके आप क्या कर सकते हो, थ्रेड्स को इंडिकेट करवा सकते हो कि कौन सी थ्रेड की प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन से थ्रेड की प्रायोरिटी कम है, ठीक है। आगे इसमें आप देखिए तो प्रायोरिटी लेवल आई होप समझ में आ गया आपको। कंक्लूजन में हम देखें तो प्रायोरिटी लेवल का मतलब क्या है, 1 से 10 के बीच में होगी, और अगर कोई भी प्रायोरिटी नहीं दे रखी तो थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी, डिफॉल्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, यानी कि 5, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इस जो इन्फ्लुएंस ऑन एग्जीक्यूशन, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपने T1 की प्रायोरिटी दे दी है यहाँ पे मैक्स यानी कि 10, T2 की प्रायोरिटी दे दी है सपोज लीस्ट, और T3 की प्रायोरिटी आपने दे दी है नॉर्मल, ठीक है। अब आपने तो ये प्रायोरिटीज दे दी, लेकिन यहाँ पे कोई एक गारंटी नहीं है कि हमेशा आपके जो टास्क है वो ऐसे ही एग्जीक्यूट होंगे कि पहले T1 कंप्लीट होगा, फिर T3 कंप्लीट होगा और फिर T2 कंप्लीट होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी तो आप क्या देख सकते हो कि यार मैंने T1 की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट सेट की तो सबसे पहले T1 कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद मैंने T3 की सेट करी तो T3 कंप्लीट होना चाहिए, और लास्ट में T2 कंप्लीट होना चाहिए। आप ये गारंटी नहीं कर सकते, ठीक है ना, प्रायोरिटी सेट करने के बाद भी आप गारंटी नहीं कर सकते कि जो टास्क का एग्जीक्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी होगा। इट्स जस्ट अ गाइडेंस, ठीक है ना। आप इसको क्या समझ सकते हो, ये सिर्फ एक तरीके से क्या देता है, जेवीएम को
ये आपके सीपीयू को सिर्फ एक तरीके से गाइडेंस देता है या गाइड करने के लिए काम में आता है या सजेस्ट करने के काम में आता है कि मेरे जो टास्क है उनकी प्रायोरिटी ये है, ठीक है। उसके बाद भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी का होल डिसीजन होगा कि वो किस तरीके से थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करेगा। आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑलरेडी एक टास्क चल रहा था, ठीक है ना, इनकी प्रायोरिटी सेट होने से पहले ऑलरेडी एक T4 टास्क चल रहा था जिसने कुछ रिसोर्स R1 को अलोकेट ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है। अब सपोज T1 जो थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी तो आपने क्या सेट कर दी, मैक्स सेट कर दी 10, यानी कि ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन T1 को भी किसकी रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स R1 की रिक्वायरमेंट है, बट ये ऑलरेडी किसने होल्ड कर रखा है, T4 ने होल्ड कर रखा है, और जो कि कौन सी स्टेट में, अपनी एग्जीक्यूशन स्टेट में। तो उस केस में OS क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, T1 को किस में डाल देगा, वेटिंग स्टेट में। क्यों, क्योंकि T1 को जो रिसोर्सेज चाहिए वो अभी फ्री नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, T1 को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। बट सपोज T2 और T3 को R1 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है T2 और T3 को एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि इनको जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो अभी होल्ड नहीं है या वो फ्री है, तो उनको वो एलोकेट करके क्या कर देगा, उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ताकि क्या है, आपकी सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, ये सिनेरियो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। हम क्या कह रहे हैं, हमने T1, T2 और T3 की प्रायोरिटी सेट करी। T1 मेरा हाईएस्ट है, T2 मिनिमम है, ठीक है, और T3 जो है उसकी नॉर्मल प्रायोरिटी है। और हमारे सिनेरियो में क्या है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑलरेडी एक टास्क चल रहा है T4 जिसने रिसोर्स अलोकेट कर रखा है R1, ठीक है। नाउ हमने बोला कि T1 जो है वो भी मेरा एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट द कंडीशन इज T1 जो है उसको भी कौन सा रिसोर्स चाहिए, R1। बट अब ये देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि T1 ठीक है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा T1 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो T1 को चाहिए रिसोर्स R1, ठीक है। बट ये रिसोर्स R1 फ्री है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा, लेकिन रिसोर्स R1 फ्री नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी T4 में, और T4 ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। तो बजाय उसको होल्ड करके T1 को एग्जीक्यूट करने की जगह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो डिसीजंस अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं कि पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ और फिर मैं T1 को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसको होल्ड करके इसको स्टार्ट कराने में हो सकता है कि टाइम ज्यादा लगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी होने के बाद भी T1 जो है आपका कौन से स्टेट में चला जाएगा, वेट स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी आ गई है, ठीक है ना। जबकि अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा T2 जो है मिनिमम प्रायोरिटी पे है और T3 जो है नॉर्मल प्रायोरिटी पे, बट इनके ऊपर इन थ्रेड्स पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना। इन थ्रेड्स की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो उस केस में OS क्या करेगा, या आपका JVM क्या करेगा, इन थ्रेड्स को जो है एग्जीक्यूट कर देगा। तो बेसिकली जो प्रायोरिटी हम आगे जाके देखेंगे कि अगर हमें करवाना ही है कि भाई जो मैक्सिमम है उसी को सबसे पहले एग्जीक्यूट करे, वो चीज हम देखेंगे कैसे होती है। बट अभी जो ये थ्रेड प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या होता है, आप सजेस्ट कर सकते हो JVM को या ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आपकी थ्रेड्स का जो प्रायोरिटी का ऑर्डर है वो क्या है, लेकिन आप ये इंश्योर नहीं कर सकते या ये गारंटी नहीं दे सकते कि जो प्रायोरिटी का ऑर्डर है उसी ऑर्डर में आपके थ्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा है कि अच्छा ये तो हमने समझ लिया कि ये प्रायोरिटी होती है, ये प्रायोरिटी होती है, 10 हाईएस्ट है, 1 लोएस्ट है। अब इन प्रायोरिटीज को सेट कैसे किया जाए वो हमें समझना है, ठीक है ना। ये तो हमने देख लिया कि थ्रेड प्रायोरिटी का मतलब क्या है और प्रायोरिटी के नंबर हम कौन से नंबर से कौन से नंबर के बीच में दे सकते हैं, 1 से 10 में। लेकिन अब ये नंबर दिए कैसे जाते हैं, तो इसके लिए आपके पास इनबिल्ट नंबर मेथड है, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड का ही एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। दो मेथड्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से मेथड होते हैं, एक होता है आपका सेट प्रायोरिटी मेथड। ये मेथड यूज होता है थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट करने के लिए। जैसे हम करते थे ना सेट नेम गेट नेम, जब भी हम एनकैप्सुलेशन हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हम कोई प्राइवेट मेंबर बता देते थे क्लास का और उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए गेट नेम सेट नेम कर देते थे। वही सेम चीज है यहाँ पे, प्रायोरिटी को अगर सेट करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे सेट प्रायोरिटी मेथड। और अगर आपको फाइंड आउट करना है कि किसी भी थ्रेड की पर्टिकुलर प्रायोरिटी क्या है तो उसके लिए मेथड यूज होगा गेट प्रायोरिटी मेथड। तो आइए चलिए पहले एक बार प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रायोरिटी सेट होती है और उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे प्रोग्राम में क्या इफेक्ट आता है, और फिर हम इसके बाद आके वापस आएंगे नोट्स में। कल हमने ये टास्क किया था जिसके अंदर हमने रनेबल इंटरफेस से क्या किया था, थ्रेड क्रिएट किया था। तो देखो ये अभी हमने क्या करा है, थ्रेड क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो ये अभी न्यू स्टेट में है, अब हमें इसको रनेबल में लाना है। लेकिन रनेबल में लाने से पहले हम सेट कर देते हैं इनकी प्रायोरिटी। तो जैसे T1 है उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट होगी, सेट प्रायोरिटी, ठीक है। तो सेट प्रायोरिटी किया और यहाँ पे देखिए दो तरीके से प्रायोरिटी सेट हो सकती है। या तो हम लिख सकते हैं थ्रेड डॉट, देखिए जैसे ही मैंने थ्रेड लिखा है यहाँ पे तीन चीजें आ गई, थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी।
या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं कि थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी सेट कर दे, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, सपोज मुझे T2 की प्रायोरिटी लोवेस्ट सेट करनी है, लोवेस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, 1 है। तो एक तो आप कैसे कर सकते हो, थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी लिख के कर सकते हो, ठीक है ना। थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी का मतलब क्या है, देखो यहाँ बता रहे हैं इक्वल टू 1, और अगर आप ये नहीं लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 जो है वो भी एक्सेप्टेबल है। 1 से क्या मतलब हो जाएगा कि इसकी प्रायोरिटी आपने क्या सेट कर दी है, लीस्ट सेट कर दी है। ये थोड़ा सा रीडेबल के अकॉर्डिंगली इजी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इजीली इसको रीडेबल कर सकते हो, बट कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि सपोज कोई और कोडर आता है और वो यहाँ पे देखेगा और वो अपनी प्रायोरिटी अगर 15 सेट कर देगा, तो 15 इज नॉट अ वैलिड नंबर। वैलिड नंबर हमारे कितने हैं, 1 से 10 के बीच में है। इसलिए क्या होता है, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी, इनको भी प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और T3 की प्रायोरिटी, चलो T3 की प्रायोरिटी सपोज अभी हम रख देते हैं जो भी नॉर्मल प्रायोरिटी है ना। नॉर्मल प्रायोरिटी क्या है हमारी, नॉर्मल प्रायोरिटी है हमारी 5, तो ये हमने सेट कर दी इसकी नॉर्मल प्रायोरिटी। अब हम इसको एक बार वापस एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, या फिर इसमें हम ऐसा करते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो T1 पहले एग्जीक्यूट होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसकी प्रायोरिटी हम कर देते हैं, T3 की प्रायोरिटी हम मैक्सिमम कर देते हैं, और T1 की प्रायोरिटी हम कर देते हैं नॉर्मल, ठीक है। और मिनिमम प्रायोरिटी मेरी किसकी है, T2 की, ठीक है। एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको। स्टार्ट करने से पहले देखिए हमने प्रायोरिटी सेट की है, ठीक है। देखते हैं कौन सा टास्क पहले कंप्लीट होता है। तो अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले हमने मैक्स प्रायोरिटी किसकी दी थी, T3 की दी थी। T3 हमारा कौन सा था, हैश वाला, डॉलर वाला था। तो देखिए सबसे पहले कौन सा टास्क कंप्लीट किया इसने, थ्रेड 2 यानी कि आपका T3 इसने टास्क पहले कंप्लीट किया। उसके बाद इसने कंप्लीट किया कौन सा, T1 कंप्लीट किया, इसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी थी। और उसके बाद इसने कौन सा कंप्लीट किया, T2 जिसकी लीस्ट प्रायोरिटी थी, ठीक है ना। तो थर्ड जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला था वो पहले कंप्लीट हुआ, फिर आपका जो नॉर्म प्रायोरिटी यानी कि जिसकी प्रायोरिटी 5 थी वो कंप्लीट हुआ, और फिर जिसकी सबसे मिनिमम प्रायोरिटी थी यानी कि थ्रेड 1 वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसको एक बार वापस एग्जीक्यूट करते हैं। प्रायोरिटी देखिए अभी मैंने चेंज नहीं की है, ठीक है। अब देखिए अभी क्या हुआ, अभी भी वापस कैसे हुआ, 2 आपका पहले एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है ना, फिर 0 आया, और फिर लास्ट में आपका आया 1। अगर वापस इसको एग्जीक्यूट करा के देखें, इसका ऑर्डर देखो डिफरेंट आ सकता है। अभी मेरे इसमें ये सेम ही ऑर्डर दे रहा है, बट ये ऑर्डर जो है डिफरेंट आ सकता है, ठीक है ना। इसके रिसोर्सेज ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपके कौन से रिसोर्सेज फ्री हैं, कौन से नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सपोज प्रायोरिटीज कुछ भी हो, लेकिन उस केस में भी क्या हो सकता है, आपके ऑर्डर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रिसोर्स रिक्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एक सजेशन दे रहे हो। और अगर आपको प्रायोरिटी फाइंड आउट करनी की कोई से भी थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मेथड T1 जो भी थ्रेड है उसको लेंगे और उसमें क्या लगा देंगे, गेट प्रायोरिटी मेथड लगा देंगे। तो उससे हमको क्या मिल जाएगी, T1 की प्रायोरिटी मिल जाएगी। T1 को में हमने क्या प्रायोरिटी सेट करी है, नॉर्म प्रायोरिटी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5, ठीक है। नॉर्म प्रायोरिटी हमारी क्या है, 5 है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखें तो देखिए T1 की प्रायोरिटी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखिए टास्क बाद में चल रहे हैं ना, टास्क पैरेलली इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। मेरा मेन थ्रेड जो है वो कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने मेन थ्रेड के अंदर ही T1 की प्रायोरिटी देखना चाहिए थी। तो यहाँ पे देखिए इसकी प्रायोरिटी आ गई, कितनी आ गई, 5। इसी तरीके से आप अगर T2 की देखना चाहें, T2 की क्या लीस्ट प्रायोरिटी है आपकी। देखिए अब आप देखिए इस बार मैंने एग्जीक्यूट किया तो आपका सबसे पहले कौन सा टास्क एग्जीक्यूट हुआ, थ्रेड 0 यानी कि T1 एग्जीक्यूट हुआ, जबकि T1 की प्रायोरिटी तो 5 ही थी। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी तो मेरी T2 की थी, सॉरी T3 की थी। तो T3 कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन थ्रेड 2 जो है वो कब कंप्लीट हुआ आपका, सेकंड नंबर पे। और जो सबसे मिनिमम प्रायोरिटी वाला था वो आया आपका लास्ट नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे अब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज हो गया है ना। आपका थ्रेड 2 जो था उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, बट फिर भी आपका सबसे पहले कौन सा थ्रेड कंप्लीट हुआ है, थ्रेड 0 जिसकी नॉर्म प्रायोरिटी थी। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आप सजेस्ट कर सकते हो, बट आप गारंटी नहीं दे सकते कि जो थ्रेड्स है उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रहेगा, ओके। और प्रायोरिटी अगर आपको चेक करनी किसी भी थ्रेड की, तो आप क्या यूज कर सकते हो, T2 डॉट गेट प्रायोरिटी। तो जैसे T2 डॉट गेट प्रायोरिटी करेंगे तो T2 की हमारी सबसे मिनिमम प्रायोरिटी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं, ये देखिए क्या आंसर आ गया, 1, ओके। तो ये आपका होता है थ्रेड प्रायोरिटी। अब इसके अंदर अगर हम इसके यूज केसेस देखें कि थ्रेड प्रायोरिटी सेट करने से हमें बेनिफिट क्या है, तो देखिए इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे यूज केसेस हैं, जिसमें क्या आ जाएंगे आपके परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, रियल टाइम प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, बैकग्राउंड टास्क एंड यूजर इंटरफेस रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करें
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है यूज केसेस कैसे आपके बनते हैं थ्रेड के, और ये कैसे आपके थ्रेड प्रायोरिटी को हेल्प करते हैं इन चीजों को परफॉर्म करने में। तो सबसे पहले अगर हम देखें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, देखो डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, थ्रेड प्रायोरिटीज को यूज कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है ना। कैसे, जो भी मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है उनको आप क्या कर सकते हो, सीपीयू के अंदर टास्क, उन सीपीयू के अंदर उनकी टास्क को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, और उन प्रायोरिटीज के हिसाब से क्या होगा, आपकी टास्क जो है, आपकी जो थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, और आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो देखो कई बार क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम में कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि इमीडिएटली उनको अटेंशन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उन टास्क को जिनको इमीडिएटली अटेंशन रिक्वायरमेंट है उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे सेट कर सकते हो, ताकि कि जब भी रिसोर्सेज फ्री हो तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो सके। दूसरा क्या है, थर्ड क्या है आपका, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या है, देखो जो डेटा कलेक्शन थ्रेड्स होते हैं, ठीक है ना, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर जो डेटा कलेक्शन थ्रेड्स होते हैं उनको आप हायर प्रायोरिटी पे सेट कर सकते हो रादर देन योर डेटा एनालिसिस थ्रेड, क्योंकि जब डेटा कलेक्ट होगा उसके बाद ही आप उन पे एनालिसिस परफॉर्म कर पाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्शन थ्रेड्स को डेटा एनालिसिस थ्रेड के कंपैरेटिवली हाईएस्ट प्रायोरिटी पे सेट कर सकते हो, ताकि पहले आपका कलेक्शन थ्रेड कंप्लीट हो और फिर उन पे एनालिसिस परफॉर्म हो पाए। नेक्स्ट क्या है आपका, रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, योर थ्रेड प्रायोरिटीज कैन बी यूज्ड टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या होता है, देखो ऐसा तो नहीं है कि सारे रिसोर्सेज आपके पास अनलिमिटेड है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो सभी को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, थ्रेड प्रायोरिटीज जो है वो यूज हो सकती है रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, ताकि आप क्या कर सको, प्रायोरिटाइज कर सको। जैसे कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है और वो रिसोर्स जो है लिमिटेड है, ठीक है। अब इस लिमिटेड रिसोर्स को सपोज यहाँ पे 4 थ्रेड रिक्वायर्ड आस्क कर रहे हैं, ठीक है ना, 4 थ्रेड्स को इसकी रिक्वायरमेंट है R1 को, तो आप यहाँ पे थ्रेड्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कौन सा थ्रेड जो है वो क्रिटिकल थ्रेड है, यानी कि क्रिटिकल एग्जीक्यूशन उसका रिक्वायर्ड है, तो उस केस में आप वो रिसोर्स जो है उस पर्टिकुलर थ्रेड को पहले असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो बैकग्राउंड टास्क है, देखिए कई बार बैकग्राउंड टास्क होते हैं जो कि उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते जिन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो बैकग्राउंड टास्क है उनको लोअर प्रायोरिटी असाइन कर सकते हो, जैसे लॉगिंग हो गई या परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो गई। तो ये एक तरीके से क्या होते हैं, बैकग्राउंड टास्क होते हैं, तो इनको लोअर प्रायोरिटी असाइन की जा सकती है, ताकि जो आपके क्रिटिकल टास्क है उनको पहले एग्जीक्यूट किया जा सके और वो आपके जो मेन टास्क है उनको डिस्टर्ब ना करें। और यूजर इंटरफेस रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है, देखो जीयूआई की जो एप्लीकेशंस होती हैं वहां पे क्या होते हैं, थ्रेड हैंडलिंग यूजर इंटरफेस होते हैं, ठीक है ना। वो थ्रेड हैंडलिंग यूजर इंटरफेस को आप क्या देते हो, हायर प्रायोरिटी देते हो, ताकि जो यूजर है उसको रिस्पॉन्स काफी फास्ट मिले, ठीक है। तो जीयूआई इंटरफेस में जो भी आपके थ्रेड के यूजर इंटरफेसेस हैं, ठीक है ना, थ्रेड हैंडलिंग यूजर इंटरफेस उनको आप हायर प्रायोरिटी देते हो, ताकि यूजर का जो रिस्पॉन्सिवनेस हो वो फास्ट हो, और उसके लिए आप क्या करते हो, जो भी बैकग्राउंड कंप्यूटेशन है उनको लोअर प्रायोरिटी पे सेट कर देते हो, और जो भी थ्रेड यूजर इंटरफेसेस हैं उनको आप क्या कर देते हो, हायर प्रायोरिटी पे सेट कर देते हो। तो ये कुछ यूज केसेस हैं आपके थ्रेड प्रायोरिटी के। लेकिन देखिए थ्रेड प्रायोरिटी के साथ ये सब तो यूज केसेस है, इनको आप एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ आपकी कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं थ्रेड प्रायोरिटी पे, या क्या बोल सकते हैं, कुछ इश्यूज भी आते हैं। उसमें क्या हो सकते हैं, थ्रेड स्टारवेशन हो सकता है, प्रायोरिटी इन्वर्जन हो सकता है, डेडलॉक आ सकता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ सकती है, और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी आ सकती है। इनको हम देखते हैं क्या मतलब है इनका। अगर हम थ्रेड स्टारवेशन की बात करें तो क्या हो सकता है, देखो आप क्या कर रहे हो कि आप हायर प्रायोरिटी थ्रेड्स दे रहे हो, ठीक है ना। वो मोस्टली टाइम अगर आप हायर प्रायोरिटी थ्रेड्स जो है वो सीपीयू पे देते जाओगे तो वो क्या कर देंगे, सीपीयू टाइम को मोनोपोलाइज कर देंगे। उस वजह से क्या होगा, लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स को कभी मौका ही नहीं मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, और वो थ्रेड्स किस में चले जाएंगे, आपके स्टारवेशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। डेडलॉक का मतलब क्या है कि सपोज प्रायोरिटीज इस तरीके से सेट है कि T1 आया, ठीक है, उसने कुछ रिसोर्सेज एलोकेट कर रखे थे, ठीक है, और यहाँ पे T2 भी चल रहा है जिसने कुछ रिसोर्सेज एलोकेट कर रखे, ठीक है। T1 जो है उसको इन रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट है, और T2 जो है उसको इन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, बट दोनों ही हाई प्रायोरिटी पे सेट है। तो हाउ विल यू डिसाइड कि कौन से रिसोर्स गिव अप करें, ठीक है ना। या तो T1 के रिसोर्स गिव अप करें ताकि T2 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो पाए, या फिर T2 के रिसोर्स गिव अप करें ताकि T1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो पाए, बट दोनों की प्रायोरिटी हाई सेट कर रखी है, तो यू डोंट नो कि कौन सी आप रिसोर्सेज को गिव अप करोगे। तो उस केस में किस तरीके की सिचुएशन बन जाती है आपकी, डेडलॉक की, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, प्लेटफॉर्म
डिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को देखो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि द बिहेवियर ऑफ अ थ्रेड प्रायोरिटीज कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यू टू द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नेचर ऑन ऑफ थ्रेड शेड्यूलिंग इन जावा। देखो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी के नेचर की वजह से क्या हो सकता है कि जो थ्रेड प्रायोरिटीज है उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रायोरिटी इन्वर्जन का मतलब क्या है, ये कब होता है, देखो प्रायोरिटी इन्वर्जन कब होता है, जब आपकी जो लो प्रायोरिटी थ्रेड है वो कुछ ऐसे रिसोर्सेज होल्ड करके रख रहे होते हैं जो कि हाई प्रायोरिटी थ्रेड के होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है आपका अनएक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन ऑर्डर हो जाता है। ठीक है ना, हम क्या करें, प्रायोरिटी इन्वर्जन का मतलब क्या है कि सपोज एक थ्रेड है T1 जिसकी लो प्रायोरिटी है लेकिन उसने कुछ रिसोर्सेज होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रायोरिटी T2 वाला आया, T2 थ्रेड आया जिसकी हाई प्रायोरिटी, जिसको ये रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन ये रिसोर्सेज किसने होल्ड कर रखे हैं, लोअर प्रायोरिटी ने होल्ड कर रखे हैं, तो इस वजह से क्या होता है आपका प्रायोरिटी इन्वर्जन हो जाता है और ये क्या लीड करता है आपका अनएक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन ऑर्डर। एंड लास्ट इज योर अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी कब होती है, जब आप जो है थोड़ा सा केयरलेसनेस अगर आती है प्रोग्राम्स के अंदर, या जब आप थ्रेड प्रायोरिटी सेट कर रहे हो और वहां पे थोड़ी सी भी अगर केयरलेसनेस है तो उस केस में क्या हो जाते हैं आपके अनप्रिडिक्टेबल एप्लीकेशन बिहेवियर हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है डीबगिंग जो होती है आपकी प्रोग्राम्स की वो डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली आपने मेंटेन नहीं कर रखी है थ्रेड प्रायोरिटी को, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होंगे आपके कुछ अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स आएंगे और वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर आपके प्रोग्राम को इफेक्ट करेंगे और उसकी वजह से जो आपकी डीबगिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो थ्रेड प्रायोरिटी इज अ गुड थिंग, ठीक है, जब आप इसको एक केयरफुल नेचर के साथ फॉलो करते हैं, बट इसके यूज केसेस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पोटेंशियल इश्यूज हैं जिनको भी हैंडल करना कंपलसरी है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आज के वीडियो में हमने समझा कि स्टेट ऑफ थ्रेड्स क्या होती हैं और थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।